सुमन का जब जन्म हुआ था तब से ही वो एक हाथ से अपाहिज थी। उसकी माँ एक हादसे में सीढ़ियों से गिरकर मर जाती है और माँ के कहने पर उसके पिता चंपा नाम की लड़की से शादी कर लेते हैं, जो कि बहुत अमीर थी। उसके आने से फूलमती यानी सुमन की दादी बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, मेरे तो भाग खुल गए बहू, जो तू इस घर में मेरी बहू बनकर आई। लेकिन माँ जी, मैंने तो सुना था कि आप अपनी बड़ी बहू से बहुत प्यार करती थी, तो आपने इतनी जल्दी उन्हें भुला कैसे दिया? उसे प्यार करे मेरी जूती। अरे मैं तो हमेशा से ही तुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी। वो तो मेरे बेटे ने अपने आगे मेरी एक न चलने दी और उस गरीब को मेरी बहू बनाकर ले आया, और तो और खुद मर गई और इस अपाहिज लड़की को मेरे सर पर छोड़ गई। हाँ, और आपने मेरी शादी अपने बेटे से करवा कर वो मुसीबत मेरे सर डाल दी। आप तो बहुत तेज निकली माँ जी। ऐसा नहीं है बहू, अब किस्मत में जो लिखा था वही हुआ, और मैं कौन सा तुझे कह रही हूँ कि तू उसे राजकुमारी बनाकर रख। इसमें तो तेरा ही फायदा है। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो तुझे एक फ्री की नौकरानी मिल जाएगी। हाँ, वैसे माँ जी, एक बात तो साफ है, भले ही आप एक नंबर की आस्तीन की सांप हैं, लेकिन पते की बात करती हैं। इतना कहकर अब चंपा वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और चंपा को भी एक बेटा होता है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वक्त के साथ उसका बेटा बड़ा हो चुका था। एक दिन चंपा के बेटे राहुल को देखने लड़के वाले आते हैं और चंपा आवाज देकर सुमन से नाश्ता लाने को कहती है। सुमन एक हाथ से नाश्ते की ट्रे लाती है। अरे जल्दी आ, इतने धीरे धीरे नाश्ता लाएगी तो ठंडा हो जाएगा। सुनिए बहन जी, ये लड़की कौन है? अरे जी, ये तो हमारे घर की नौकरानी है। क्या कहा, नौकरानी? लेकिन एक अपंग लड़की को अपने काम पर कैसे रख लिया? ये काम कर भी पाती है? अब क्या बताऊं बहन जी आपको, मैं बड़ी दयालु हूँ। एक बार ट्रेन से अपने घर जा रही थी, वहाँ रेलवे पर इस लड़की को भीख मांगते हुए देखा तो मुझे तरस आ गया। मैंने कहा, इसे यहाँ भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। ऐसा कर, तू मेरे साथ चल, थोड़ी साफ सफाई करके जो पैसे मिलेंगे कम से कम उससे तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। सच में बहन जी, आप तो बड़ी दयालु हैं, लेकिन इतनी जल्दी इन भीख मांगने वालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कब हाथ टूटे होने के बहाने से हाथ साफ कर जाए पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अरे उसकी फिक्र आप मत करो, मेरी 24 घंटों इस पर नजर रहती है। और तू यहाँ खड़ी खड़ी हमारी बातें क्या सुन रही है? जा जाकर मेहमानों के लिए खाने की तैयारी कर। इतना कहकर अब चंपा सुमन को वहाँ से भगा देती है। चंपा की बातें सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए खुद से कहती है, माँ, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने पास बुला लीजिए, मुझे अब और नहीं जीना है। अरे कहाँ मर गई, जल्दी बाहर आ। अभी आई। सुमन अपने आंसू पोंछकर वापस काम पर लग जाती है। वहाँ चंपा के बेटे की शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों बाद चंपा का बेटा राहुल उसके पास आता है और कहता है, माँ जरा मुझे 50,000 रुपए देना। ये ले पैसे, जितने चाहे मर्जी खर्च कर ले, आखिर ये सारे पैसे तेरे लिए ही तो हैं। माँ आप बहुत अच्छी हो। इतना कहकर अब राहुल वो पैसे लेकर कमरे से बाहर निकलता है। तभी वहाँ कमरे के पास खड़ी सुमन होती है और राहुल उसे देखकर पैसे छुपाकर वहाँ से जाता है। सुमन अंदर जाकर कहती है, माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस खुशी में तुझे पैसे चाहिए? माँ, भाई की शादी है ना, तो मुझे शादी के लिए कपड़े लाने हैं। वैसे भी मेरे सभी कपड़े बेकार और फट गए हैं। किसने कहा कि तू मेरे बेटे की शादी में जाएगी? ना, तू कहीं नहीं जा रही और ना ही तेरे कपड़े आएंगे। चुपचाप बस घर में शादी की तैयारियां कर और आगे से पैसे का नाम मत ले लेना मेरे सामने, नहीं है कोई पैसे वैसे। लेकिन माँ, अभी तो आपने राहुल को इतने सारे पैसे दिए थे, मैं तो फिर भी कम मांग रही हूँ। अच्छा, तो तू अब मेरे पैसों का हिसाब किताब भी रखेगी? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? माँ, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मेरी बात अपने कान खोलकर सुन ले। तेरी माँ भी एक गरीब थी और तुझे भी गरीबों की तरह रहना होगा। अब दफा हो जाए यहाँ से। लेकिन माँ, ध्यान से सुन, तेरी माँ नहीं हूँ मैं, और आज के बाद मुझे माँ नहीं मालकिन बुलाना, वरना तुझे भी तेरी माँ के पास भेज दूंगी। इतना कहकर चंपा सुमन को कमरे से धक्का मारकर निकाल देती है। सुमन रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। सुमन को अपने एक हाथ ना होने की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता था। भले ही उसकी माँ अमीर थी, लेकिन सुमन गरीब नौकरों की जिंदगी जी रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद सुमन में एक खूबी थी, कहानियाँ लिखने की। सुमन तन्हाई में बैठकर रात के वक्त कहानियाँ लिखा करती, जिसके बारे में सुमन के दोस्त राघव के अलावा
किसी को भी मालूम नहीं था। राघव, ये लो मेरी नई कहानी, तुम्हें ये पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह सुमन, तुमने एक और कहानी लिखी। तुम जानती हो मुझे तुम्हारी लिखी हुई सभी कहानियाँ बहुत पसंद है। और तो और मैं अपनी माँ को भी तुम्हारी ये कहानियाँ पढ़कर सुनाता हूँ। वो तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। अरे, तुम अपनी माँ को भी मेरी कहानियाँ पढ़कर सुनाते हो? मेरी कहानियाँ इतनी भी अच्छी नहीं होती, ये तो बस मैं यूं ही लिख देती हूँ। मैं तो ये कहता हूँ तुम्हें अपनी ये कहानियाँ इश्तिहार में छपवानी चाहिए। देखना तुम बहुत मशहूर हो जाओगी। नहीं राघव, मैं अगर ऐसा करूँगी तो माँ को मेरे लिखने के बारे में पता चल जाएगा और वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। तुम और कितना डर डर के जियोगी? ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, मैं चलती हूँ, भाई की शादी की तैयारियाँ जो करनी है। इतना कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन बाद राघव खुश होकर सुमन के घर भागता हुआ आता है और सुमन को आवाज देता है, जल्दी बाहर आओ। अरे राघव, तुम यहाँ और इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों दे रही हो? माँ ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। जाओ यहाँ से। अरे मैं आज तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ जिसे सुनकर तुम झूम उठोगी। ऐसा क्या लाए हो? सुमन, तुमने जो कुछ दिन पहले कहानी लिखी थी वो मैंने इश्तिहार में छपने के लिए दे दी। और जानती हो, और तुम्हारी स्टोरी सबको पसंद आ गई। और तो और एक बड़ी बुक पब्लिशर तुम्हारे साथ काम करना चाहती है और उसने एडवांस 50,000 भी भेजे हैं। देखो। क्या सच कह रहे हो? ये आवाज सुनकर चंपा और उसका बेटा भी आता है और चंपा सुमन से गुस्से में कहती है, क्यों री कुलक्षणी, हमसे चोरी छुपे तो ये सब कर रही थी, कहानियाँ लिख रही थी। और ये कौन है तेरा यार? इसी से तू चोरी छुपे मिलने जाती थी? रुक, तुझे तो अभी मैं बताती हूँ। हाँ माँ, इन दोनों का जरूर कुछ चल रहा है। मैंने भी बहुत बार इन दोनों को बाहर मिलते हुए देखा है। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। गलत और सही तू सिखाएगी? इतना कहकर चंपा पास रखा एक डंडा उठा कर लाती है और सुमन पर वार करती है। तभी राघव उसका हाथ रोक लेता है और कहता है, बस बहुत हो गया। सुमन भोली भाली है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उस पर अत्याचार करेंगी। और अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब तू हमारे बीच में बोलेगा? तू होता कौन है? क्या रिश्ता है तुम दोनों का? मैं सुमन से प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो राघव? तुम जानते हो ना मेरी हालत। अरे भला इस अपाहिज में तुझे क्या पसंद आ गया? एक काम तो ढंग से होता नहीं इससे। सुमन क्या कर सकती है क्या नहीं, ये आप मुझे ना बताइए तो अच्छा होगा। सुमन, मेरी माँ भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? हाँ राघव, इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात और क्या होगी। कान खोल कर सुन ले, अगर तूने इस घर से बाहर कदम भी रखा ना तो वापस मत आना। माँ, आपको आपकी अमीरी मुबारक। मैं अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से शुरू करना चाहती हूँ। सुमन राघव के साथ वहाँ से चली जाती है और अपने हुनर और अच्छे जीवन साथी के साथ एक नई कहानी की शुरुआत करती है। मीना को बचपन से ही आंख मारने की बीमारी थी। जब भी वो बहुत ज्यादा खुश होती तो आंख मारती थी। ऐसे ही जब उसके बेटे राजू की शादी सोनम नाम की लड़की से होती है तो बारात में सभी बहुत खुश होते हैं और मीना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो अपनी पड़ोसन रेनू से बात करते हुए कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज मेरे प्यारे बेटे की शादी हो रही है। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हाँ भाभी जी, आप सही कह रही हैं। आपकी खुशी का ठिकाना तो आपकी ये आंखें जाहिर कर रही हैं, जो बार बार फड़क रही हैं। बस आपसे एक विनती है, आप शादी में अपनी इस आंख को थोड़ा संभाल कर रखना। याद है ना, जब मेरी बेटी की शादी में उसके ससुर आए थे तो आपने उसे आंख मार दी थी और वो बूढ़ा आपसे शादी करने के लिए दीवाना हो उठा था। बड़ी मुश्किल से उस बुढ़े को समझाया था। अरे रेनू, मैं तो खुद अपनी इस आँख मारने की बीमारी से परेशान हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि एक बार भी आँख न मारूं। भाभी जी, कोशिश तो करनी पड़ेगी, वरना इस बार आपकी शादी हो जानी है। इतना कहकर अब रेनू वहाँ से चली जाती है और मीना भी बाकी कामों में लग जाती है। कुछ घंटों के बाद सोनम और राजू की शादी हो जाती है। अगले दिन मीना के बेटे राजू की शादी का रिसेप्शन था, जिसमें लड़की के घर वाले भी आए थे। मीना सभी का दरवाजे पर स्वागत कर रही थी। तभी मीना के फूफा जी और उसकी बुआ जी वहाँ आते हैं, जिन्हें देखकर मीना खुश होकर कहती है, अरे समधी जी आइए, हमें तो कब से आपका इंतजार था। क्या मैं सपना देख रहा हूँ या सच में सोनम की सास ने मुझे आंख मारी? क्या हुआ समधी जी, आप रुक क्यों गए? चलिए अंदर आइए। अरे वाह,
ये तो सच में मुझे आंख मार रही हैं। हाय, मैं तो जानता ही था कि मैं अभी तक जवान हूँ। सोनम के फूफा बार बार अपने बालों को संवारने लगते हैं। ये देखकर उसकी पत्नी सोनम की बुआ कहती है, अरे ये क्या, बार बार अपने सर के 2 बालों को हाथ लगाकर संवार रहे हो? ज्यादा बाल संवारोगे तो गंजे हो जाओगे। अरे तू चुप कर समधन जी, मैं तो ये कह रहा था कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपके बालों में बस एक फूलों का गजरा होता तो कतई जहर लगती। अरे आप भी ना समधी जी, ये बड़े मजाकिया हैं। बस हो गया आपका, अब अंदर चले। और समधन जी, क्या आप हमें बाहर ही खड़े रहने देंगी आज, या अंदर भी बुलाएंगी? नहीं नहीं, चलिए अंदर आइए आप दोनों, मैं बाकी मेहमानों का स्वागत करती हूँ। सोनम की बुआ और उसके फूफा दोनों ही घर के अंदर चले जाते हैं। हाय मेरी प्यारी भतीजी, कितनी सुंदर लग रही है। भगवान करे तू हमेशा ही खुश रहे। शुक्रिया बुआ जी, आप भी आज बहुत अच्छी लग रही हैं। आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? और बाकी घर वाले कहाँ हैं? कोई और नहीं आया क्या? अरे बाकी सभी आ ही रहे हैं, लेकिन मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी, तेरी सास के बारे में। क्या हुआ बुआ जी, ऐसी क्या बात है? आप कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। सोनम, तुझे पता है जब हम आ रहे थे तो तेरी सास तेरे फूफा जी को देखकर बार बार आंख मार रही थी। मुझे तो उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बुआ जी आप क्या कह रही हैं? भला मेरी सास ऐसा क्यों करेंगी? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई गलतफहमी नहीं है। इंसान को एक बार लगेगा कि ये गलतफहमी है, 3 बार नहीं। तेरी सास ने तेरे फूफा जी को देखकर 3 बार आंख मारी है। मुझे तो लगता है तेरी सास के लक्षण कुछ ठीक नहीं है। आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हैं तो जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। वो तो बहुत अच्छी हैं। सोनम को अपनी बुआ की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन कुछ देर बाद सभी मेहमान एक साथ बैठे होते हैं और सोनम की मुंह दिखाई चल रही थी और सोनम की सास और उसके फूफा जी आमने सामने बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी सोनम अपनी सास को गौर से देखती है और मीना उसके फूफा जी को आंख मारती है और ये देखकर सोनम हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, हे भगवान, यानी बुआ जी सही कह रही थी, मेरी सास के लक्षण ठीक नहीं है। यह तो खुलेआम फूफा जी पर लाइन मार रही है। बताओ, बुढ़ापे में भी इन्हें शर्म नहीं है। मुझे इस बारे में राजू जी से बात करनी ही होगी। कुछ देर में घर की सारी तैयारियां खत्म हो जाती है। सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं और मीना राजू को अपने कमरे में बुलाकर उससे कहती है, राजू मेरी एक बात ध्यान से सुन बेटा, मैं नहीं चाहती तेरी पत्नी को मेरी आंख मारने की बीमारी के बारे में पता चले। वैसे ही दुनिया भर के लोग मेरी इस बीमारी का मजाक बनाते हैं और अगर तेरी पत्नी को पता चला ना कि मुझे आंख मारने की बीमारी है तो वो भी मेरी इज्जत नहीं करेगी। आजकल की बहुएं ना बड़ी तेज होती हैं, सास को बेइज्जत करने के लिए भी एक बहाना ढूंढती हैं। इसलिए तू अपनी पत्नी को मेरी इस बीमारी के बारे में बिल्कुल भी मत बताना। लेकिन माँ ये तो गलत है। अब सोनम भी हमारे घर का हिस्सा है, हमें उससे ये बात नहीं छुपानी चाहिए। और वैसे भी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो होती ही है। बेटा वक्त आने पर बता देंगे, लेकिन अभी मत बताना, वो नई नई इस घर में आई है। ठीक है माँ, अगर आप नहीं चाहती तो मैं ये बात सोनम को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। उसके कमरे से जाते ही सोनम राजू से अपनी सास की आंख मारने वाली बात बताती हुई कहती है, सुनिए जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ सोनम कहो ना, क्या बात है? माँ जी का मेरे फूफा जी पर दिल आ गया है। क्या? ये तुम क्या बके जा रही हो सोनम? वो मेरी माँ हैं, उनके बारे में तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अरे सुनिए तो, मैंने खुद अपनी इन दोनों आँखों से उन्हें मेरे फूफा जी को आंख मारते हुए देखा है। और सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि मेरी बुआ जी ने भी देखा है। ओह नो, लगता है माँ की आंख मारने की बीमारी की वजह से इसे भी गलतफहमी हो गई है। इस बार राजू कैसे भी बात को संभाल लेता है और सोनम को अपनी माँ की आंख मारने वाली बीमारी के बारे में नहीं बताता। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन सोनम को मीना अपने साथ मंडी सब्जी लेने के लिए लेकर जाती है, जहाँ एक शराबी रास्ते से जा रहा था और उसे देखकर मीना आंख मारती है। इस वजह से वो शराबी मीना के पीछे पड़ जाता है। ये देखकर सोनम खुद से कहती है, हे भगवान, मुझे तो लगा था कि माँ जी की नजर बस मेरे फूफा जी पर है, लेकिन ये तो हर किसी को आंख मारती फिर रही हैं। राम राम, मुझे तो पता ही नहीं था माँ जी इस टाइप की हैं। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा मेरी आंख मारने वाली सास का। इतना कहकर सोनम चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद सास बहू देर रात एक शादी से वापस आ रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है और मीना बीच रास्ते पर चल रहे कुछ लड़कों से मदद मांगती है,
पर उसी बीच वो उन्हें आंख मार देती है। ये देखकर लड़के मीना और उसकी बहू के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन सोनम कराटे जानती थी, जिनकी मदद से वो लड़कों को अच्छा सबक सिखा देती है। अरे वाह बहू, तुझे कराटे भी आते हैं? मुझे तो मालूम ही नहीं था। क्या मारा है नवारा लड़कों को? माँ जी, मालूम तो मुझे भी नहीं था कि आप आते जाते हर लड़के, आदमी, औरतों और बूढ़ों को भी आंख मारती हैं। सच में मैं नहीं जानती थी कि आप इस तरह की हैं। बस बहू, ये तू क्या कहे जा रही है? मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ, तेरी सास हूँ, समझी? और रही बात मेरी आंख की, तो मुझे बचपन से आंख मारने की बीमारी है। हे भगवान, ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आपको आंख मारने की बीमारी है? तो मुझे ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? अरे बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहू को मेरी कोई कमजोरी पता चले, जिससे कि आगे जाकर वो मेरी इज्जत करना बंद कर दे। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? आप जैसी भी है तो मेरी सास ही ना। और अब आपकी इस बीमारी का कोई इलाज निकालना पड़ेगा, ताकि दोबारा ऐसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। इतना कहकर सोनम वहाँ देखती है तो उसे एक आदमी काले चश्मे में नजर आता है, और सोनम अपनी कार से अपना काला चश्मा लेकर आती है और अपनी सास को पहना देती है। माँ जी, अब से आप जब भी बाहर जाएं तो इस काले चश्मे को पहनकर जाना। इससे अपनी इस बीमारी से आप कभी भी मुश्किल में नहीं पड़ेंगी। सोनम का ये आइडिया मीना को इतना भी बुरा नहीं लगता, और वो अब जब भी बाहर जाती तो काला चश्मा पहनकर जाती।